कि कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ो। सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस का पीछा करो। सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। Hello everyone, welcome back to the channel. So in this video I am going to explain you about why REAP revise the dates and when your college will started and what are the next process when the direct admission is ongoing as per the revised dates. So all the answers of your questions that comes in your mind are to be covered in this video. So इस वीडियो में आपको जो रिवाइज डेट्स आई हैं उससे रिलेटेड जितने भी सारे डाउट्स हैं उन सब का आंसर मिलेगा। तो जिन्होंने डायरेक्ट एडमिशन के लिए अप्लाई कर रखा था वो आज वेट कर रहे थे कि सीट मैट्रिक्स आएगी और टेंटेटिव मेरिट का भी वो वेट कर रहे थे, लेकिन वो तो आई नहीं। उससे पहले ये रिवाइज डेट्स आ गई रीप की वेबसाइट पर। तो स्टूडेंट्स को एकदम से काफ़ी ये लगा कि ये क्या हुआ, काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ, डाउट में भी आए कि अचानक से ऐसे कैसे हुआ। सो ऑलरेडी मैं अपने पुराने वीडियोस में मैं आपको बता चुका था कि ये सारे ट्विस्ट आते रहेंगे और आगे भी आएंगे। तो जब तक मेरे पास ऑफिशियल नहीं होता है तो मैं किसी भी चीज़ को आप लोगों तक डिस्प्ले नहीं करता हूं, बट मैंने अपने पुराने वीडियोस में आपको हिंट दे दिया था कि 13 या 14 तारीख को क्या होने वाला है। तो वो मैंने हिंट के फॉर्म में आपको बता दिया था और इस वीडियो में भी हिंट के फॉर्म में मैं आपको बता दूंगा कि और आगे क्या क्या होने वाला है। तो बेसिकली इसको लेकर, रिवाइज डेट्स को लेकर यूट्यूब पर बहुत सारे र्यूमर्स चल रहे हैं। कोई किसी तरह का थंबनेल लगा रहा है, कोई किसी तरह का थंबनेल लगा रहा है, कोई कुछ बातें बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। तो काफ़ी यूट्यूब पर लोग ये बता रहे हैं कि हमने ऐसे वीडियो बनाए थे, रीप की काउंसलिंग ये है, हमारी आवाज़ रीप तक पहुंच गई, इस वजह से रीप ने चेंज किया है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सारे र्यूमर्स हैं। तो जो भी ये लोग बोल रहे हैं कि हमारे वीडियोस की वजह से रीप ने चेंज किया है, तो ये सारे र्यूमर्स हैं, रॉन्ग थिंग्स हैं। तो आपको डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए, बहकावे में नहीं आना चाहिए। और स्टूडेंट्स जो कम्युनिटी होती है उसको पता नहीं है, वो इतने भोले होते हैं कि वो जो भी यूट्यूब पर उनको दिखाया जाता है, जिनके साथ वो अटैच हो जाते हैं, जनरली उन पे भरोसा कर लेते हैं। वो सोचते हैं कि जो बताया जा रहा है वो एकदम सही है, हमें इन पर ट्रस्ट है, और वो उन सारी बातों पर बिलीव करते हैं। तो बहुत सारे र्यूमर्स चल रहे हैं, स्टूडेंट्स को मिसगाइड भी बहुत किया जाता है, क्योंकि जो बताने वाले हैं, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, व्यूज़ का ज़माना है, तो जनरली उसके लिए थंबनेल भी इस तरीके के अट्रैक्टिव लगाते हैं और फिर उसके बाद चलो लगा लेते हैं, फिर मिसगाइड भी कर देते हैं कि ये क्या हुआ वो क्या हुआ, और फिर भड़का भी देते हैं। तो इस तरह की चीज़ें काफ़ी ख़राब रहती हैं। स्टूडेंट काफ़ी नेगेटिव मोड में चला जाता है। इन सारी चीज़ों को देखकर समझकर स्टूडेंट का माइंड बहुत नेगेटिव हो जाता है। तो आपको अपना माइंड नेगेटिव नहीं रखना है, और नेगेटिव भी तभी होता है जब आप गलत इन्फॉर्मेशन अपने दिमाग तक पूरी भर लेते हो और उसमें डूब जाते हो, तो फिर आपको कोई रास्ता नहीं दिखता, तो आप काफ़ी नेगेटिव सोचना स्टार्ट कर देते हो। और इसमें कहीं ना कहीं यूट्यूब पर जो आप देखते हो उसका भी बहुत रोल है, और यूट्यूब पर सही नॉलेज देने वाले भी हैं और मिसगाइड करने वाले भी हैं। तो उनमें आप डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हो, तो उसका भी बहुत फ़र्क पड़ता है। तो मैं कोशिश करूँगा कि जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं उनको प्रॉपर नॉलेज मिले कि ऐसा क्यों हुआ है, फिर आगे आपको क्या करना है, किन चीज़ों का ध्यान में रखना है, और आगे भी क्या हो सकता है, वो सारी बातें मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो हमारे यहाँ पर यही चलता है कि कुछ नेगेटिव बोल दो तो उससे काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव व्यूज़ से बहुत ज़्यादा आते हैं। और कहावत भी हमारे यहाँ पर प्रचलित है, करता कोई है और भरता कोई है। तो ब्लेम किसी को किया जा रहा है इन सारी चीज़ों के लिए, बट किया किसी और ने है, बट आपको बताया कुछ और जा रहा है। तो सारे पॉइंट्स को वन बाय वन मैं बताऊंगा, किस पॉइंट पर किसकी गलती है, कहाँ पर क्या होता है, क्या प्रोसेस है, वो सारा मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि वीडियो कोई भी बना सकता है, जो व्यूअर्स हैं वो भी वीडियो बना सकते हैं, जो मुझे सुन रहे हैं वो भी वीडियो बना सकते हैं, बट मेन कंसर्न वही आ जाता है कि आपको कोई भी नॉलेज डिलीवर करनी है तो आपको खुद को नॉलेज होनी चाहिए, बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। हो सकता है कि आप ऐसे ही हवा में कोई बातें ना करें। तो जनरली ऐसा क्यों हुआ है इस वीडियो से मैं आपको समझा देता हूं। तो बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक मेरे साथ, और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो डेट रिवाइज़ हुई है ये सिर्फ राजस्थान के बच्चों के लिए नहीं हुई है।
जो राजस्थान से इंजीनियरिंग करना चाह रहे हैं, रीप में पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं, तो ये डेट्स उनके लिए रिवाइज़ नहीं हुई हैं। ये जो सारी डेट रिवाइज़ हुई हैं, ये पूरे ऑल ओवर इंडिया में डेट्स हैं वो रिवाइज़ हुई हैं यहाँ पर। तो आपको ध्यान में रखना है कि ये जो डेट्स रिवाइज़ हुई हैं ये ओवर इंडिया, और जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं जो कि स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस होते हैं, जिसके अंदर स्टेट के अंदर प्राइवेट और गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस होते हैं, तो उनको AICTE से अप्रूवल लेना पड़ता है। जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज रन हो रहे हैं उनको AICTE से अप्रूवल लेना पड़ता है। तो एडमिशन की जो गाइडलाइंस हैं, एडमिशन कब से स्टार्ट होंगे, कब तक स्टूडेंट्स को क्लासेस फर्स्ट सेमेस्टर की स्टार्ट हो जानी चाहिए, फर्स्ट ईयर की स्टार्ट हो जानी चाहिए, कब उनकी फ़ीस रिफ़ंड हो जानी चाहिए, वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन AICTE ही डिसाइड करता है। तो ऑल ओवर इंडिया में कब एडमिशन स्टार्ट होंगे, कब एडमिशन एंड होंगे, कब से क्लासेस स्टार्ट होंगी, ये सारा AICTE ही डिसाइड करता है। और AICTE की डेट्स के अकॉर्डिंग ही जो स्टेट की काउंसलिंग एजेंसी होती है उन सबको एडमिशन की काउंसलिंग प्रोसेस को डिज़ाइन करना होता है उन्हीं डेट्स के अकॉर्डिंग, और उन्हीं डेट्स के अकॉर्डिंग उनको उसको फॉलो करवाना होता है। सो जितने भी स्टेट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं या प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं जो कि AICTE से अप्रूव्ड हैं, उन सब के अंदर ये जो डेट्स है, रिवाइज डेट्स है, सब में ये चेंज हुई है। और सभी स्टूडेंट्स कश्मीर से कन्याकुमारी तक आज इसी सस्पेंस में है कि हुआ क्या। आप ही नहीं है, राजस्थान के स्टूडेंट ही नहीं है ये जो सोच रहे हैं कि डेट रिवाइज हुई हैं अब क्या करें। जिस परेशानी से आप गुजर रहे हैं डेट चेंज होने की वजह से, या फिर ये किसी के लिए बेनिफिशियल भी हो सकता है और कुछ के लिए परेशानी का वो भी हो सकता है, तो ये सभी के लिए है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक जितने भी स्टूडेंट हैं सभी के अंदर स्टेट काउंसलिंग होती है। जैसे राजस्थान में रीप है, इसी तरीके से यूपी की जो स्टेट काउंसलिंग है वहाँ पर भी उनकी गवर्नमेंट कराती है, हरियाणा की उनकी गवर्नमेंट कराती है, पंजाब की कराती है। तो हर स्टेट में रीप के ही जैसी काउंसलिंग एजेंसीज होती हैं जो कि एडमिशन प्रोसेस को देखती हैं। तो सभी को अपनी डेट रिवाइज करनी पड़ रही है, तो ये सभी के साथ चीज़ हुई है। तो इसके अंदर जो सबसे बड़ा रीज़न है उस पर हम बात कर लेते हैं कि जो इंजीनियरिंग एडमिशन की जो डेट्स हैं वो ऑल ओवर इंडिया रिवाइज हुई हैं। पहले तो आपको ये बात समझनी होगी, ये सिर्फ आपके साथ नहीं हुआ है, ये ऑल ओवर इंडिया ही डेट रिवाइज हुई हैं। उसके बाद जो भी न्यू डेट्स हैं वो जितने भी स्टेट हैं सभी स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल हैं। आपके लिए नहीं है, ये सभी स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल हैं। सभी स्टूडेंट्स जिन्होंने 12th क्लास की है या ड्रॉप किया है या इंजीनियरिंग में एडमिशन सर्च कर रहे हैं, तो ये सभी पर एप्लीकेबल है। चाहे वो स्टूडेंट फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना चाह रहा है या लीप में एडमिशन लेना चाह रहा है, चाहे डिप्लोमा कोर्सेज़ में लेना चाह रहा है। तो अगर आप बीटेक फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, वहाँ एडमिशन लेना चाह रहे हैं, सेकेंड ईयर में लेना चाह रहे हैं लीप के थ्रू, रीप के थ्रू, तो ये डिप्लोमा एस्पिरेंट्स के लिए भी डेट चेंज हुई है। उसके बाद इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स के लिए भी चेंज हुई है, तो सभी के लिए चेंज हुई है। सो स्टेट गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस आर अप्रूव्ड बाय AICTE, मैंने आपको बता दिया। सो रिवाइज डेट्स एप्लीकेबल ओनली फॉर AICTE अप्रूव्ड इंजीनियरिंग कॉलेज। तो ये जो रिवाइज डेट की है ये एप्लीकेबल है AICTE अप्रूव्ड इंजीनियरिंग कॉलेजेस के अंदर। और आप सोचें कि NIT में भी डेट चेंज होंगी, तो NIT IITs का और GIFTs का इससे कोई लेना देना नहीं है, वो एक अलग पैटर्न पे चलते हैं। IITs, NITs और GIFTs होते हैं, उनका AICTE से कोई लिंक नहीं होता है। तो इसके अलावा IITs, NITs और GIFTs के अलावा जितने भी इंस्टीट्यूट होते हैं मैक्सिमम वो AICTE ही अप्रूव्ड हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनका भी कुछ फंडा अलग होता है, तो उनका जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ जो चलती हैं वो कंपलसरी नहीं है कि वो AICTE अप्रूवल लें या ना लें, बट IITs, NITs, GIFTs को AICTE से कोई मतलब नहीं है, AICTE इनको रेगुलेट नहीं करता है। बट स्टेट के जितने भी गवर्नमेंट और प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस होते हैं उनको AICTE गवर्न करता है। तो मैक्सिमम जो कॉलेजेस हैं इंजीनियरिंग कॉलेजेस के, क्योंकि IITs, NITs, GIFTs की सीट तो मिलाकर करीब यहाँ पर 30,000 के आसपास ही होंगी, तो इन 30,000 सीट को छोड़ दें और बाकी इंजीनियरिंग की जितनी भी सीट्स हैं तो वो सब गवर्न होती हैं AICTE के थ्रू। सो इंजीनियरिंग की जो एडमिशन की जो डेट्स होती हैं उनको AICTE ही डिसाइड करता है, और जो भी स्टेट काउंसलिंग एजेंसी होती है, जैसे राजस्थान में रीप है, वो उसके अकॉर्डिंग प्लान बनाती है, उसके अकॉर्डिंग ही उसको काम करना पड़ता है। तो स्टेट के अंदर जो भी काउंसलिंग एजेंसी जैसे रीप है, तो रीप बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकती कि वो AICTE की डेट के अगेंस्ट में चली जाए। तो रीप को इनकी डेट्स के अकॉर्डिंग ही काम करना होता है। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि रीप को जो डेट्स है, रीप अपनी तरफ से कुछ भी डेट नहीं फाइनल कर सकता, ना ही डिज़ाइन कर सकता। सो रीप को है वो एडमिशन प्रोसेस जो भी AICTE ने डेट्स दी हुई हैं उनके अंदर ही कराना होता है।
बट काउंसलिंग किस तरीके से करानी है, डिज़ाइन कहाँ करना है, वो रीप को डिसाइड करना है। तो रीप के एंड पर भी कुछ गलतियाँ रही हैं, उनको भी इस वीडियो में जानेंगे कि रीप की क्या गलतियाँ रही हैं। डेट्स के लिए तो रीप कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि रीप को जो डेट्स है वो AICTE ने जो दी है उनको ही फॉलो करना पड़ेगा। बट रीप ने अपने लेवल पर क्या गलतियाँ की हैं उनकी बात भी इस वीडियो में करेंगे। सो AICTE का लास्ट ईयर का डेटा मैं बताना चाहूँगा कि लास्ट ईयर की बात करें तो AICTE की जो अप्रूव्ड कॉलेजेस हैं और जो टोटल इंजीनियरिंग की सीट थी 2024-25 में, वो लगभग 15 लाख थी इंजीनियरिंग सीट, जिसमें से बहुत लास्ट तक भी अक्टूबर तक एडमिशन चले थे। लास्ट मतलब पूरा अक्टूबर एडमिशन चला था लगभग, और तब तक जाकर वो 60-65% सीट्स ऑल ओवर इंडिया वो फिल कर पाए थे। मतलब टोटल 60 या 65% सीट ही लास्ट तक फिल कर पाए थे। कई बार डेट्स रिवाइज हुई, कई बार डेट्स चेंज हुई, और उसके अंदर भी ज़्यादातर जो प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं उन्होंने अब CSE या टेक ब्रांचेस में सीट बढ़ा ली है। इस वजह से 60-65 तक पहुंच पा रहे हैं। अगर CSE टेक ब्रांच ना हो तो कोर ब्रांचेस की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, वहाँ पर स्टूडेंट एडमिशन जनरली बहुत कम है वहाँ पर, और या फिर कॉलेजेस ने सीट भी बहुत कम ले रखी है। जैसे कंप्यूटर साइंस की सीट ले रखी है किसी प्राइवेट कॉलेज ने 360, वहीं सिविल की ले रखी है 60। तो अगर देखा जाए तो जो टेक ब्रांचेस हैं उन्हीं की वजह से ये प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज चल पा रहे हैं इस टाइम पर, और जो कोर ब्रांचेस हैं उनमें बहुत दिक्कत आ रही है एडमिशन को लेकर। तो AICTE के पास ये सारे प्राइवेट कॉलेज जाते हैं अपनी परेशानी लेकर, सीटें फिल नहीं हो रही, ये नहीं हो रही, तो उसके अकॉर्डिंग जब प्राइवेट कॉलेजेस का एक इन पर प्रेशर बनता है AICTE पर, या फिर जो भी स्टेट काउंसलिंग एजेंसी होती है, उसकी वजह से इन्हें डेट्स में बदलाव करना पड़ता है। सो AICTE के होने के कुछ फ़ायदे भी हैं और AICTE के थोड़े बहुत नुकसान हैं कि ये जो रेगुलेट करता है प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज को जिस तरीके से रेगुलेट करना चाहिए, एकदम स्ट्रिक्ट तरीके से जो रूल्स रेगुलेशन है जो फॉलो करवाने चाहिए, वहाँ पर कहीं पर अपनी ड्यूटी उतनी अच्छी से AICTE नहीं कर पा रहा है। तो ये इसका एक ड्रॉबैक है। बट इसका फ़ायदा ये है कि जो आपको फ़ीस रिफ़ंड हो पा रही है वो AICTE की वजह से हो पा रही है। अगर आपके साथ कुछ भी कॉलेज में गलत हो रहा है, वो उससे अगर आप बचना चाह रहे हो तो उसमें भी AICTE ही हेल्प करती है। तो जितने भी इश्यूज़ आते हैं कॉलेज के अंदर, तो उनसे हमें हेल्प एक ही एजेंसी जो सबसे बेटर तरीके से प्रोवाइड करती है वो AICTE ही प्रोवाइड करती है। तो रेगुलेटरी बॉडी है, इसका एक एडवांटेज यही है कि अगर हम किसी भी रीज़न से, किसी भी तरीके से प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज वाले हमें परेशान कर रहे हैं तो हम हेल्प ले सकते हैं AICTE से। और जनरली जो सबसे बड़ा इशू आता है वो फ़ी रिफ़ंड का आता है। तो फ़ी रिफ़ंड के लिए हमें एट लास्ट AICTE को ही अप्रोच करना पड़ता है, और यहाँ पर भी रवैया इतना AICTE का अच्छा नहीं है। बहुत फ़ी रिफ़ंड बहुत आसानी से करवा देनी चाहिए या एक शिकायत पर ही करवा देनी चाहिए, बट स्टूडेंट बहुत चक्कर लगाता है, बहुत बार इनको शिकायत करता है, तब जाकर कहीं बड़ी मुश्किल से हो पाती है, क्योंकि AICTE उतना स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं ले पाता है शिकायत मिलने पर। जैसे होता क्या है कि AICTE को अगर शिकायत मिले तो उसको स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, बट उतना स्ट्रिक्ट एक्शन वो नहीं लेता है। तो ये तो बात हो गई AICTE का, आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो डेट चेंज हुई है ऑल ओवर इंडिया चेंज हुई है, और AICTE ने इन डेट्स को चेंज किया है सभी स्टेट्स के इंजीनियरिंग कॉलेजेस में। तो ये क्यों डेट रिवाइज हुई हैं उसका कारण भी मैं बता देता हूँ। तो जो ओल्ड डेट डिसाइड कर रखी थी AICTE ने, तो कैंसिलेशन ऑफ फुल रिफंड की वो 11 अगस्त डिसाइड करी हुई थी। तो 11 अगस्त वो जा चुकी थी। अब स्टूडेंट डायरेक्ट एडमिशन या स्पॉट के लिए अप्लाई कर रहा था, तो यहाँ पर 14 अगस्त थी उसकी लास्ट डेट। 14 अगस्त तक सारे एडमिशन स्पॉट कंप्लीट हो जाना चाहिए था, लास्ट डेट यही थी। और मैंने वापस बता दूं कि मैंने अपने पुराने वीडियोस में बताया था, आपको हिंट दिया था ये डेट चेंज होगी, और वो चेंज हुई है। एंड उसकी जो कमिसमेंट ऑफ क्लासेस थी वो 14 अगस्त 2025 से होनी थी। तो काफ़ी जो कॉलेजेस हैं उन्होंने तैयारी कर ली थी। किसी ने 14 अगस्त से ही तैयारी कर ली थी क्लासेस स्टार्ट करने की, किसी ने 18 अगस्त से स्टार्ट कर ली थी। तो अब आपकी क्लासेस भी स्टार्ट होने वाली थी, बट ये रिवाइज़ कैलेंडर आ गया। तो ये रिवाइज़ कैलेंडर आया क्यों है, उसके अकॉर्डिंग जो डेट्स हैं, अब जो ओल्ड डेट्स थी अब वो रिवाइज डेट्स क्या हो गई हैं। सो रिवाइज डेट्स कैंसिलेशन विद फुल फी रिफंड वो 11 सितंबर 2025 हो गई है। उसके बाद लास्ट डेट अप टू विच फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स कैन बी एडमिटेड अगेंस्ट, तो वो लास्ट डेट है जो भी सीट वैकेंट होंगी उसमें 15 सितंबर 2025 है। और जो आपकी क्लासेस हैं उसकी जो कमिसमेंट की जो डेट्स है वो 15 सितंबर 2025 है। अब आप बोलोगे कि सर इसके अंदर तो जो रीप ने दिया है उसने तो हमें 13 सितंबर दे रखा है। अब आप रीप के कैलेंडर को देखोगे तो वहाँ पर भी उन्होंने मिस्टेक कर दी है, फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट होगी उसकी वजह से, क्योंकि रीप ने जो कैलेंडर दिया है वहाँ पर भी मिस्टेक है। उन्होंने इसको लास्ट
डेट जो दे रखी है फर्स्ट ईयर एडमिशन की वो 13 सितंबर दी है, तो वापस उसको वो बदलनी होगी, वहाँ पर उसने वो मिस्टेक कर रखी है, तो उसको अभी आगे देखेंगे कि उसने क्या मिस्टेक की हुई है। एक्चुअल डेट्स ये हैं, 15 सितंबर लास्ट डेट है होने को, बट रीप ने जो डेट्स इशू करी हैं उसमें 13 सितंबर दे रखी है, तो उसकी वजह से भी आगे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो हुआ क्या, ये डेट रिवाइज क्यों हुई है कि AICTE पे कॉलेजेस को अप्लाई करना पड़ता है हर साल सीट्स के लिए। तो मान लीजिए किसी के पास पिछले साल 120 सीट्स थी कंप्यूटर साइंस में, और वो चाह रहा था कि इस साल उसकी जो सीट्स हैं कंप्यूटर साइंस में 360 हो जाएं, तो उसकी जो लास्ट डेट थी ये सीट अप्रूवल करने की, जो ग्रांटिंग अप्रूवल की जो लास्ट डेट थी वो 30 जून 2025 रखी गई थी। तो 30 जून 2025 तक इनकी सीट बढ़ जानी चाहिए थी, लेकिन वही है, कागजी प्रक्रिया है, सरकारी सिस्टम है, ये करते करते इनको अप्रूवल मिला नहीं, बट ये इसी साल से अपनी एडमिशन की सीट्स बढ़ाना चाह रहे थे। तो AICTE के एंड पर भी क्या हुआ कि वो 30 जून तक अप्रूवल नहीं दे पाई, या फिर कॉलेजेस में कुछ कमी थी, उनके डॉक्यूमेंट्स में कमी थी, तो उन लोगों ने अपनी जो सीट लेते हैं या नया कोर्स स्टार्ट करते हैं या नया कोर्स रन करने की जितनी भी एप्लीकेशन लगा रखी थी उसकी जो डेट है वो 11 अगस्त AICTE ने रिवाइज़ कर दी। जो आपकी लास्ट डेट थी एडमिशन की वो दे दी कॉलेजेस को कि अगर वो सीट बढ़ाना चाह रहे हैं, नया कोर्स स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो वो जो डेट थी 11 अगस्त वो दे दी कॉलेज को नए ग्रांटिंग अप्रूवल करने के लिए। तो उसकी जो डेट्स हैं वो उन्होंने 11 अगस्त दे दी यहाँ पर। तो हुआ क्या कि जब 11 अगस्त तक कॉलेजेस को ही सीट का अप्रूवल मिल पा रहा है, मतलब 11 अगस्त को तो कॉलेज को ही सीट का अप्रूवल मिल पा रहा था, तो अगर किसी के पास CS में 120 सीट्स थी, अब उसकी 360 सीट हो गई हैं, और वो ही हुई है 11 अगस्त को। तो 11 अगस्त को जो इसका बाकी की बची, क्योंकि इसकी सीट बढ़ गई है तो अब उसमें वो एडमिशन भी करना चाहेगा, तो उसमें एडमिशन कराने के लिए AICTE ने क्या कर दिया, डेट्स को रिवाइज़ कर दिया। क्योंकि जो सीट्स हैं काफ़ी प्राइवेट कॉलेजेस की वो इंक्रीज़ हुई हैं 11 अगस्त के बाद, उनको अप्रूवल मिला है 11 अगस्त के बाद AICTE से, तो अब उनको एडमिशन भी करना है, सीट्स भी भरनी है। सो देयर कोर्स अप्रूव्ड ऑन 11 अगस्त, तो उनका जो कोर्स है अप्रूव 11 अगस्त को हुआ है। दे रिक्वायर टाइम फॉर एडमिशन, तो उन्होंने बोला कि अब हमें टाइम भी चाहिए एडमिशन के लिए, हमें हमारी सीटें भी फिल करनी है। अब 11 अगस्त को ही अप्रूवल मिला है, 11 अगस्त को ही हम कैसे सीटें फिल कर लें, तो इस वजह से AICTE ने उन्हें 1 मंथ का टाइम दे दिया। तो AICTE की तरफ से उनको 1 मंथ का टाइम दिया गया है। अगर AICTE की तरफ से कुछ कॉलेजेस को 1 मंथ का टाइम देना होगा तो उनको सभी कॉलेजेस को देना पड़ेगा। तो जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं तो AICTE को सभी को वो एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ा है। सो स्टिल टिल 11 अगस्त मोस्ट ऑफ द सीट्स वैकेंटेड। और दूसरा कारण ये भी है कि 11 अगस्त तक भी जो डेटा निकल के आ रहा है वहाँ पे भी काफ़ी सीटें अभी वैकेंट रह गई थी। तो इंजीनियरिंग कॉलेजेस वाले, जो प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस वाले हैं, वो परेशान हो गए। तो वो भी चाहते थे, उन्होंने भी प्रेशर बनवाया AICTE के ऊपर कि डेट्स को रिवाइज़ किया जाए। उसके बाद CSAP की काउंसलिंग चल रही थी, वो भी अभी कंप्लीट नहीं हुई है। उसकी वजह से भी प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज वालों ने प्रेशर बनवाया कि अभी स्टूडेंट सीट रिजर्व करके बैठ गए हैं और जैसे ही CSAP में होगा छोड़ के चले जाएंगे तो उनकी सीटें खाली हो जाएंगी। तो ये सारे प्रेशर AICTE के ऊपर क्रिएट हुए। तो जनरली ये जो प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस होते हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनकी एक सोसाइटी बनी हुई है, वो उन्होंने प्रेशर AICTE पे डलवाया। और कुछ AICTE का भी जो पेपर वर्क था वो टाइम पर पूरा नहीं हो पाया। तो इन सारे रीजंस की वजह से एट लास्ट AICTE को डेट्स रिवाइज करनी पड़ी हैं। तो मेन रीज़न ये है डेट्स का रिवाइज होने का। उसके बाद मैं बता दूं कि ये जो डेट्स हैं लास्ट ईयर की मैं बात बताऊंगा, और इस साल के लिए भी आप हिंट से समझ जाना कि जो प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं उनकी खुद की एक एसोसिएशन है। अब AICTE ने ये खुद से डेट रिवाइज़ करके इनको 1 मंथ का एक्स्ट्रा टाइम दे दिया कॉलेजेस को। अगर इसके बाद भी इन प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस की सीट नहीं फिल होती हैं, खाली रह जाती हैं, तो फिर ये इसके लिए अब डेट्स को रिवाइज़ करने के लिए जो प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस की जो सोसाइटी है ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की शरण में चले जाते हैं। वहाँ से परमिशन लेकर आ जाते हैं कि सर हमारी सीट्स वैकेंट हैं, हमें और डेट चाहिए एडमिशन के लिए, काफ़ी स्टूडेंट्स अभी एडमिशन के लिए हमारे पास आ रहे हैं। तो वो उस तरह के प्रूफ वहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने रख देते हैं कि अभी भी स्टूडेंट एडमिशन लेना चाह रहे हैं, अभी बहुत सारे बच्चे एडमिशन नहीं ले पाए हैं। तो फिर विद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट परमिशन उनको परमिशन मिल जाती है। तो ये परमिशन इन्होंने लास्ट ईयर भी ली थी, AICTE की रिवाइज डेट्स के बाद भी इन प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस ने परमिशन ली थी। तो लास्ट ईयर जो एडमिशन चले थे वो 23 अक्टूबर 2024 तक डायरेक्ट एडमिशन चले थे।
23 अक्टूबर 2024 तक इंजीनियरिंग कॉलेज में लास्ट एडमिशन हुए थे, अगर हम 2024 की बात करें तो इसके अंदर AICTE ने रिवाइज डेट की थी। उसके बाद कॉलेजेस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से परमिशन लेकर आ गए थे, तो उन्होंने 23 अक्टूबर 24 तक एडमिशन किए थे। और होता ये है कि अगर 4 कॉलेजेस को परमिशन देते हैं तो फिर ऑल ओवर इंडिया वो ऑल कॉलेजेस को परमिशन देनी होती है। मतलब अगर कोई भी 2 कॉलेज जाते हैं और वो परमिशन लेने के लिए, तो ऐसा नहीं है कि उन्हीं को फिर सभी कॉलेजेस को परमिशन देनी पड़ती है। तो आप समझ गए होंगे कि किस वजह से ऐसा हुआ है। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि जो डेट रिवाइज हुई है उसके लिए रीप रिस्पॉन्सिबल नहीं है, जैसा कि जगह जगह आपको बताया जा रहा है, भड़काया जा रहा है। क्योंकि जहाँ जो चीज़ गलत है उसके लिए उसी गलत पॉइंट पर बात करनी चाहिए, जहाँ जिसका कोई लेना देना नहीं है वहाँ नॉलेज होनी चाहिए। तो रीप की जो गलतियाँ हैं उन पर अब बात करेंगे। तो अभी तो डेट्स के बारे में मैंने क्लियर कर दिया कि डेट्स को लेकर रीप की कोई यहाँ पर, क्योंकि रीप डेट्स को डिसाइड नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर जो रीप की जो मिस्टेक हैं वो मैं बता दूँ कि क्या हैं। तो अगर रीप की सबसे पहली मिस्टेक की बात करें कि डेट्स पर तो इनका कंट्रोल है नहीं, लेकिन जो काउंसलिंग इन्होंने डिज़ाइन की है उसको ये अच्छे से कर सकते थे डिज़ाइन, जिससे मैक्सिमम स्टूडेंट्स को बेनिफिट होता और इनकी जो सीट हैं वो सेंट्रलाइज काउंसलिंग से फिल हो जाती। तो इन्होंने बैड काउंसलिंग डिज़ाइन की है, काउंसलिंग को उतने अच्छे से डिज़ाइन नहीं किया है, ये इनकी मिस्टेक है। तो बैड काउंसलिंग के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका था। रीप ने जो काउंसलिंग पूरी डिज़ाइन की है वो बहुत बैडली डिज़ाइन की है। उसके अंदर उन्होंने कहीं भी नहीं सोचा कि किस तरीके से स्टूडेंट इसमें सीट ले पाएगा, इसके अंदर उसको बेनिफिट होगा। क्योंकि काउंसलिंग डिज़ाइन करना भी एक आर्ट है, मैंने बताया एक व्यू रचना है। काउंसलिंग को जितना अच्छा आप डिज़ाइन करेंगे उतना ही स्टूडेंट को बेनिफिट मिलेगा। तो वो काउंसलिंग इतनी अच्छी से डिज़ाइन नहीं की गई है। उसके बाद ट्रांसपेरेंसी भी उतनी अच्छी नहीं थी सीट अलॉटमेंट में, जैसे कैटेगरी, किस कैटेगरी में किसको क्या अलॉटमेंट हुआ है, क्यों हुआ है, वो सब भी ट्रांसपेरेंसी के साथ उन्होंने सारा जो डेटा है वो स्टूडेंट्स के साथ शेयर नहीं किया है। इन्होंने जो गाइडलाइंस इशू करते हैं वहाँ पर कोई भी क्लियर गाइडलाइंस नहीं है। जो ब्राउज़र ये बनाते हैं उसके अंदर किसी भी तरह की कोई क्लियर गाइडलाइंस नहीं होती है। उसमें स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि करना क्या है। उसके बाद जो स्टूडेंट्स की जो हेल्पलाइन है वो जनरली हेल्प करने के लिए दी जाती है, वो क्यों दे रखी है यही समझ में नहीं आ रहा। जब आपको हेल्प ही नहीं करनी है, उस पर कुछ रिप्लाई ही नहीं देना है स्टूडेंट्स को, स्टूडेंट 100 कॉल करके उस पर परेशान हो रहा है, डायल कर रहा है, अपनी परेशानी सुलझाना चाह रहा है, डायरेक्टली बात करने वाला है। स्टूडेंट हमसे भी आके क्वेश्चन करते हैं, बट हम अथॉरिटी नहीं है, हम रीप की अथॉरिटी नहीं है। और एज अ अथॉरिटी तो आंसर, प्रॉपर आंसर तो रीप ही दे सकता है। तो रीप को जो हेल्पलाइन नंबर प्रोवाइड करा रखा है उस पर प्रॉपर आंसरिंग देनी चाहिए। अगर इतने सारे स्टूडेंट्स को आंसरिंग नहीं दे पा रहे हैं इतने कॉल उठाकर, तो उसको उन्हें थोड़ा सा इंक्रीज़ करना चाहिए था, जिससे ज़्यादातर स्टूडेंट्स को वो हेल्प कर पाएँ, पर वो भी आपकी मिसिंग रही। पूरे रीप काउंसलिंग प्रोसेस को अगर मैं कहूँ तो कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है पूरी काउंसलिंग में। सॉल्यूशन कुछ मिला नहीं स्टूडेंट्स को, तो हम कह सकते हैं पूरी काउंसलिंग कन्फ्यूजन से भरकर रही। स्टूडेंट्स को कुछ भी क्लैरिटी नहीं रही, वो कभी कहीं से कुछ किसी से पूछ रहा है, कहीं से कुछ पूछ रहा है, और जिनको इन चीज़ों का जवाब देना चाहिए उनकी हेल्पलाइन हमेशा मिसिंग रही। तो ये रीप की मिस्टेक रही। सबसे बड़ा फॉल्ट तो यहीं पर है। अगर आप एक सेंट्रलाइज काउंसलिंग एजेंसी हैं रीप, तो सेंट्रलाइज काउंसलिंग एजेंसी का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इतनी अच्छी काउंसलिंग डिज़ाइन की जाए कि सीट आपकी सेंट्रलाइज काउंसलिंग से ही फिल हो जाएं, बट वो आपकी नहीं हुई। तो ये आपके ऊपर एक क्वेश्चन रेस करता है। और उसके अलावा जो अभी आप फिज़िकल रिपोर्टिंग में कर रहे हैं, फ़िज़िकल रिपोर्टिंग में आपका बिल्कुल ध्यान नहीं है। आपने बिल्कुल ही कॉलेज के ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सारा कुछ कॉलेज के ऊपर छोड़ दिया है। और कॉलेज वाले हैं, स्पेशली कुछ प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं जो स्टूडेंट्स को काफ़ी परेशान कर रहे हैं रिगार्डिंग रिपोर्टिंग। नहीं, अभी करनी पड़ेगी, आपने जो लास्ट डेट दे रखी है उससे पहले भी रिपोर्टिंग की ज़बरदस्ती करा रहे हैं, अपने अकॉर्डिंग ही डेट्स को आगे पीछे कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि वो बच्चों से ज़्यादा फ़ीस भी चार्ज कर रहे हैं। आपने ये बताया है कि जो स्टेट लेवल फ़ी कमेटी है, फ़ी उसके अकॉर्डिंग ही लेनी चाहिए, और जिस कॉलेज को जो फ़ीस के लिए जो राइट मिले हैं उसके अकॉर्डिंग ही ले सकता है, और वेबसाइट पर प्रॉपर फ़ीस का डिस्प्ले होना चाहिए। ये रूल्स के अकॉर्डिंग होता है। बट वेबसाइट पर बच्चों को कुछ फ़ीस दिखाई जा रही है, ली कुछ और जा रही है। तो ये भी आपकी तरफ से, इसकी तरफ भी नेग्लिजेंस है, आप इस पर भी कुछ एक्शन नहीं ले रहे हैं। तो अगर आपको बच्चों से शिकायत मिलती है कि
जो कॉलेज हैं जो फ़ीस उन्होंने वेबसाइट पर दिखा रखी है उससे ज़्यादा ले रहे हैं, या फिर उन्होंने फ़ीस ट्रांसपेरेंटली शो नहीं कर रखी है, अगर आपको इस तरह की शिकायत मिलती है तो आपको एक्शन ज़रूर लेना चाहिए। तो ये सारे फॉल्ट हैं आपके। हम कह सकते हैं कि डेट्स पर आपका बस नहीं चलता, बट आप जो पूरा प्रोसेस है उसको डिज़ाइन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, उसको स्टार्ट से लेकर एंड तक बच्चों के साथ उनकी हेल्प करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। वहाँ से आप पूरी तरीके से मिस रहते हो। जो एक हेल्प मिलनी चाहिए, जो काउंसलिंग अच्छी होनी चाहिए, वो नहीं आपके द्वारा दी जा रही है, और ये पिछले 4-5 साल से ऐसा ही चल रहा है। यहाँ मैं स्टूडेंट्स को ये बताना चाहूँगा कि ये जो रीप है, इनका जो ऑफिस है वो झालाना डूंगरी में है बेसिकली। तो बेसिकली वो टेक्निकल पर्सन्स तो हैं, बट उनको क्या है कि काउंसलिंग प्रोसेस हमेशा किस तरीके से करानी चाहिए उसके बारे में उतना एक्सपर्टीज़ नहीं है। वो उनको दे दी जाती है गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस है या यूनिवर्सिटी है वो काउंसलिंग प्रोसेस नहीं लेना चाहती। तो अगर यूनिवर्सिटी काउंसलिंग प्रोसेस को कंडक्ट कराए इंजीनियरिंग एडमिशन के, जैसे एमबीएम यूनिवर्सिटी कराए, राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी कराए, तो 6 गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हैं रीप के अंडर में, अगर बारी बारी से यूनिवर्सिटी को काउंसलिंग प्रोसेस करने के लिए दिया जाए तो काउंसलिंग प्रोसेस में बहुत ज़्यादा सुधार आ सकता है और बहुत अच्छे से काउंसलिंग प्रोसेस को कंडक्ट किया जा सकता है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि रीप से पहले 2018 में जो काउंसलिंग प्रोसेस कराते थे वो यूनिवर्सिटी, राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी ने 2018 में काउंसलिंग प्रोसेस कराई थी, और वो बहुत अच्छी कराई थी, बहुत सिस्टमेटिक कराई थी। तो अगर यूनिवर्सिटी कराएगी काउंसलिंग प्रोसेस को, या फिर बीटीआर भी कराता है जोधपुर काउंसलिंग प्रोसेस को, तो पहले बीटीआर या फिर जो टेक्निकल यूनिवर्सिटी हैं उनके द्वारा पहले कराई गई हैं काउंसलिंग, तो उनके द्वारा बहुत बेटर तरीके से कराई गई हैं काउंसलिंग, तो वहाँ जनरली स्टूडेंट्स को इतना इशू नहीं आता था। तो ये भी एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि बार बार इन्हीं को दे दिया जाता है, और यहाँ पर इनके पास बहुत ज़्यादा बड़ी टीम नहीं है, स्टाफ नहीं है, और ये जैसे तैसे मैनेज करके काउंसलिंग प्रोसेस को कराते हैं। लेकिन वहीं अगर काउंसलिंग प्रोसेस यूनिवर्सिटी के थ्रू करवाई जाए तो उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो सकता है, क्योंकि 2018 में राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी ने काउंसलिंग कराई थी, बहुत अच्छे तरीके से कराई थी, और जो सीट्स हैं वो अच्छे तरीके से फिल भी हुई थी, और स्टूडेंट्स की हर एक प्रॉब्लम को सेम टाइम पर शॉर्ट आउट कर कर उनको सॉल्यूशन दिया जा रहा था। फ़ोन पर हेल्पलाइन उनको दी जा रही थी, या फिर आप कोई भी टिकट जनरेट करके उन तक कोई मैसेज पहुंचाते थे तो उस मैसेज का भी तुरंत रिप्लाई किया जाता था। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में भी कोई प्रॉब्लम थी तो तुरंत उस पर एक्शन लिया जाता था। तो अब बात कर लेते हैं कि रीप ने जो अपनी वेबसाइट पर रिवाइज शेड्यूल डाला है उसके अकॉर्डिंग डेट्स क्या हैं। तो अब जो रिवाइज डेट्स है उसके अकॉर्डिंग जो फिज़िकल रिपोर्टिंग की है वो 22/8/2025 है। इंटरनल स्लाइडिंग 10/9/2025 तक अब कॉलेज को कंप्लीट करनी है, 10/9/2025 तक कर लेंगे। लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल ऑफ सीट विथ फुल रिफंड है, तो फुल रिफंड के साथ अपनी फ़ीस को रिफ़ंड करने की जो डेट है वो 11 सितंबर 2025 हो गई है, और जो डायरेक्ट एडमिशन की जो डेट्स हैं वो अब 13 सितंबर 2025 हो गई हैं। तो अब ये सारा प्रोसेस, ये जो रिवाइज डेट्स का दे रखा है, ये सब कुछ नए तरीके से होगा। बट जहाँ तक मैं फ़िज़िकल रिपोर्टिंग की बात करूँ तो फ़िज़िकल रिपोर्टिंग के लिए ऑलरेडी शेड्यूल कॉलेजेस ने दे रखा है, तो वो कॉलेज इसी के अकॉर्डिंग अभी फ़िज़िकल रिपोर्टिंग करा रहे हैं। बट होता ये है कि रिवाइज डेट्स के अकॉर्डिंग अब कॉलेज अपनी तरफ से कोई भी डेट्स को चेंज करेंगे नहीं, वो चाहते हैं कि स्टूडेंट अभी इन्हीं डेट्स के, जो पुरानी डेट्स के अकॉर्डिंग है, उन डेट्स के अकॉर्डिंग ही उनका कॉलेज ज्वाइन कर ले। तो वो इतनी जल्दी अभी डेट्स रिवाइज ऑफिशियली नहीं करेंगे। बट उनको भी पता है कि अगर उन्होंने 22/8/2025 तक वो उनको देना है एडमिशन, तो मान लीजिए कि अभी अगर कोई स्टूडेंट रिपोर्ट नहीं कराया है और मान लीजिए 21 को पहुंच गया, तो कॉलेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको एडमिशन देने की। वो कहते तो हैं कि आप हमारी दी हुई तारीख को नहीं आए तो हम आपका कैंसिल कर देंगे, बट स्टूडेंट उसको प्रॉब्लम में डाल सकता है अगर उसने जो रीप ने जो डेट्स दे रखी हैं उससे पहले वो किसी रीज़न से नहीं आ पाया, और जो उसको डेट दी थी उसको फिज़िकल रिपोर्ट नहीं कर पाया और उसके बाद कर पाया, और कॉलेज ने उसका एडमिशन कैंसिल कर दिया, तो उसमें कॉलेज फंसेगा। तो जो कॉलेज हैं उनको ये ऑफिशियल डेट्स होती हैं, इनका ध्यान में रखना पड़ता है। बट कॉलेज क्या है कि स्टूडेंट्स को फोर्स करता है कि वो उनकी दी हुई डेट्स पर आए, जिससे जल्दी से जल्दी उनका वर्क प्रोसेस हो जाए। बट कॉलेज को ये भी पता है कि जो डेट्स होती हैं, अगर
उससे पहले पहले हमने कोई एक्शन ले लिया तो उसमें कॉलेज फॉल्ट में आ जाएगा। तो रिवाइज डेट्स की अगर फिजिकल रिपोर्टिंग 22/8/25 तक है, अगर 22/8 तक भी कोई स्टूडेंट आ रहा है रिपोर्टिंग करने के लिए, किसी रीज़न से वो पहले नहीं आ पाया, तो उसको रिपोर्ट कराना होगा। और कॉलेज इसके लिए स्टूडेंट को कॉल भी करेंगे कि फ़िज़िकल रिपोर्टिंग के लिए आप आए नहीं, तो उसके लिए भी उनको कॉल कर पता करना होता है। बट जनरली उल्टा प्रोसेस यहाँ पर किया जाता है, क्योंकि कोई सुनवाई नहीं है तो स्टूडेंट पे प्रेशर बनाकर उनको पहले ही रिपोर्ट करने के लिए बोला जाता है। तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको जो कॉलेज की वेबसाइट पर जो डेट्स दे रखी हैं उस डेट को ही अभी आपको फॉलो करना है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको रिपोर्टिंग करनी है। उसके बाद अब स्टूडेंट्स को ये है कि अब क्लासेस कब स्टार्ट होंगी। तो अभी जो ज़्यादातर कॉलेजेस ने कोई ऑफिशियल डेट तो अनाउंस की नहीं है, तो काफ़ी जो कॉलेजेस हैं वो जो न्यू डेट आई है उसके अकॉर्डिंग स्टार्ट करेंगे, और काफ़ी जो कॉलेजेस हैं वो 22 अगस्त के बाद ही स्टार्ट करेंगे। अब 22 अगस्त से पहले पहले स्टार्ट करना तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि वो जो फिज़िकल रिपोर्टिंग है या उनका जो भी डॉक्यूमेंटेशन का वर्क है वो 22 अगस्त तक ही अब पूरा हो पाएगा। तो काफ़ी जो कॉलेजेस हैं अब वो 22 अगस्त के बाद ही स्टार्ट कर पाएंगे, या 1 सितंबर तक स्टार्ट। और 1 सितंबर तक तो जनरली सब बहुत ज़्यादा कॉलेजेस हैं वो 1 सितंबर तक तो स्टार्ट कर ही देंगे। और काफ़ी जो हैं वो जो 15 सितंबर डेट दे रखी है वो 15 सितंबर को ही स्टार्ट करेंगे। तो एक पॉइंट मैं आपको यहाँ पर और बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर डायरेक्ट डेट ऑफ एडमिशन डेट दे रखी है 13/9/2025। तो यहाँ पर भी अभी ये गड़बड़ी ही है, क्योंकि AICTE ने जो डेट दी है वो 15 सितंबर 2025 है। तो इस डेट की वजह से ये आगे भी ट्रबल में फंसेंगे। यहाँ पर इनको 15 सितंबर ही रखनी चाहिए थी, क्योंकि प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज वाले हैं वो इस डेट पर भी इनको छोड़ेंगे नहीं, इस डेट पर भी इनके ऊपर प्रेशर बना देंगे कि आपने 2 दिन पहले ही एडमिशन क्यों बंद कर दिए। तो यहाँ पर भी इन्होंने डेट में मिस्टेक की हुई है। जो मैं आपको बता रहा था कि रीप ने तो हमें 13 सितंबर दे रखी है, आप हमें 15 सितंबर क्यों बता रहे हो। तो एक्चुअल में जो डेट है वो 15 सितंबर ही है, रीप ने यहाँ पर 13 सितंबर दे रखी है, आप यही मानकर चलें। बट यही है कि रीप ने दे तो दी, अब गलती से दी है, जानबूझकर दी है, बट इससे यही ट्रबल में आने वाले हैं कि इन्होंने 2 दिन पहले ही एडमिशन क्यों बंद कर दिए। तो मैं बात कर रहा था कि ये क्लासेस स्टार्ट होंगी, तो क्लासेस स्टार्ट ये कॉलेज पे डिपेंड करता है। अब जनरली काफ़ी जो हैं वो 15 सितंबर से स्टार्ट करने वाले हैं, कुछ 1 सितंबर से स्टार्ट कर देंगे, और ज़्यादातर हैं अब वो 22 अगस्त के बाद ही स्टार्ट करने वाले हैं। तो उसका जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको आपके कॉलेज से मिल जाएगा, उनकी वेबसाइट पर अपडेट हो जाएगा। उसके बाद जो फिज़िकल रिपोर्टिंग है उसका जो प्रोसेस है वो 22 तक तो चलेगा ही, इंटरनल स्लाइडिंग हो जाएगी। जनरली कॉलेज क्या चाहते हैं कि वो आपको कैसे भी करके एडमिशन करके क्लासेस में इंगेज करना चाहते हैं। कॉलेज भी यही चाहता है कि अब आप बहुत टाइम हो गया, स्टूडेंट्स को इंगेज करना चाह रहा है, अपनी सीट्स को फिक्स करना चाह रहा है कि स्टूडेंट आएगा तो वो फिक्स हो जाएगा हमारे पास। सो इसमें कॉलेज को भी कुछ ड्रॉबैक भी हैं और कुछ एडवांटेज भी हैं। तो कॉलेज ये चाहता है कि अभी स्टूडेंट्स आ जाएं, बट कॉलेज को डर लगता है कि स्टूडेंट अगर 1 महीने पढ़ के हमारे पास देख लेगा तो कहीं हमसे पढ़ने के बाद कहीं वो छोड़ के नहीं चला जाए, क्योंकि विड्रॉल की डेट तो अभी यहाँ पर 11 सितंबर है, तो ये भी डाउट होता है। तो इसलिए काफ़ी जो कॉलेजेस हैं वो थोड़ा लेट भी स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे 1 सितंबर के आसपास स्टार्ट कर दें तो 1 से 11 में स्टूडेंट को जनरली ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है, तो उसमें इतना कुछ क्लासेस का पता नहीं चल पाएगा। तो कॉलेज भी अपनी प्लानिंग से काम करता है कि वो चाहता है कि कैसे भी स्टूडेंट्स उससे बंधा रहे, उसको छोड़ कर नहीं जाए, तो वो आपको क्लासेस स्टार्ट करके इंगेज करने की कोशिश करेगा। और 15 दिन ओरिएंटेशन प्रोग्राम ही होता है, तो उसको पता है कि ओरिएंटेशन प्रोग्राम में स्टडीज़ होती नहीं है, तो स्टूडेंट इतना जज नहीं कर पाएगा कैसा कॉलेज है कैसा नहीं कॉलेज है। तो उसका एडवांटेज लेकर, और जब ये डेट निकल जाएगी, लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल निकल जाएगी, तब वो अपने तरीके से काम करेगा। तो कॉलेजेस को डर है अभी इस डेट का कि जो लास्ट डेट है विद फुल फ़ी रिफ़ंड, इस डेट से अभी कॉलेज डरे हुए हैं, क्योंकि स्टूडेंट के पास अभी मौका है कि स्टूडेंट कभी भी उनको 11 सितंबर से पहले छोड़ सकता है, तो वो प्लानिंग उसी के अकॉर्डिंग ही बनाते हैं। तो अगर हम यहाँ पर बात करें कि क्लासेस जब स्टार्ट होंगी लगभग सितंबर में तो स्टार्ट हो ही जाएंगी, काफ़ी 1 सितंबर से मैंने बता दिया है। बट यहाँ पर चिंता की बात यह है कि फिर आपको सेमेस्टर स्टडी का कितना टाइम मिलेगा। एक सेमेस्टर वैसे तो 6 मंथ्स का होता है, लेकिन
अगर सेमेस्टर में क्लासेस होती हैं और फिर दिसंबर में जनरली एग्जामिनेशन होते हैं, आपके सेमेस्टर के एग्जामिनेशन होते हैं, तो 6 यूनिवर्सिटी हैं, उनमें ज़्यादातर यूनिवर्सिटी हैं वो दिसंबर में कंडक्ट कराती हैं, कुछ यूनिवर्सिटी जनवरी में या फिर कुछ यूनिवर्सिटी फरवरी में कन्वर्ट करती है। तो देखा जाए तो आपको सेमेस्टर के लिए सिर्फ 3-4 महीने का ही टाइम मिल पा रहा है पढ़ने के लिए। तो अगर MBM की मैं बात करूँ तो MBM जनरली दिसंबर में ही एग्ज़ाम जो कंडक्ट है वो कर लेता है, और बहुत रेयर चांस है जनवरी में। MBM दिसंबर में ही सेमेस्टर एग्ज़ाम को कर देता है, चाहे आपका एडमिशन कभी भी हो। जो सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं जो लीव के थ्रू एडमिशन ले रहे हैं उनको भी बहुत कम टाइम मिलता है, उनके तो नवंबर में ही स्टार्ट हो जाते हैं। और फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके जनरली दिसंबर में और ज़्यादा से ज़्यादा जनवरी के फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो जाएंगे। राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी है वो जनरली जनवरी में स्टार्ट करता है। कुछ इशू हुए सिलेबस कॉलेजेस का, ऐसा इशू आया तो जनरली फरवरी के फर्स्ट वीक में स्टार्ट कर देते हैं। तो कहने का मतलब आपको उतना टाइम नहीं मिल पाएगा, और मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि कॉलेज जब स्टार्ट हो ना हो अपना पढ़ना स्टार्ट कर दो। आपको सिलेबस जो है वेबसाइट से मिल जाएगा, सिलेबस के अकॉर्डिंग, नोट्स के अकॉर्डिंग अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में बहुत ध्यान से आपको स्टडी करनी होती है। बैक वगैरह नहीं आनी चाहिए, उस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। और ये मान के चलें कि आपको फर्स्ट ईयर से ही आदत ही डाल लो इसकी, क्योंकि 4 साल तक आपको खुद ही पढ़ना पड़ेगा। अगर आप कॉलेज के भरोसे जा रहे हो तो मैं कई बार अपने वीडियो में कहता हूँ, कॉलेज के भरोसे किसी भी चीज़ में मत जाओ। कॉलेज से बस यही रखो कि वो आपको एक 4 साल में डिग्री पकड़ा देगा, बट सब कुछ आपको खुद ही करना पड़ेगा। इस चीज़ को मैं बार बार अपने वीडियोज़ में कहता हूँ। चाहे कितने भी बड़े कॉलेज में जा रहे हो, आप कितने भी बड़े इंस्टीट्यूट में जा रहे हो, उसके भरोसे बिल्कुल मत रहना। आपको 4 साल अपने भरोसे ही रहना है, पढ़ाई भी खुद से ही करनी है, और अपने आपको जो इम्प्रूवमेंट करना है वो भी खुद से ही करना पड़ेगा। तो उसकी आदत है वो फर्स्ट ईयर से ही डाल लेना। आदत रहेगी तो आगे दिक्कत नहीं आएगी। अगर किसी पर डिपेंडेंट हो गए तो फिर 4 साल तक परेशानी रहेगी, और 4 साल के बाद जब डिग्री कंप्लीट हो जाएगी और जॉब के जब सर्च करोगे मिलने में दिक्कत आएगी तो और परेशानी आएगी। अब ऐसे स्टूडेंट हैं बोल रहे हैं हमने डायरेक्ट एडमिशन के लिए अप्लाई कर दिया, तो वो क्या करें? तो इसके लिए जैसे ही जो डायरेक्ट एडमिशन की जो डेट आएगी, तो डायरेक्ट एडमिशन की जो डेट है वो लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल ये दे रखी है 11/9/2025। तो इसके बाद जो कॉलेज हैं वापस 11 तारीख है, इससे पहले 10 तारीख के आसपास इंटरनल स्लाइडिंग है, इससे पहले वापस से बीच बीच में न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज देते रहेंगे, और इस डेट के अकॉर्डिंग वो दोबारा से एडमिशन प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे। तो जो अप्लाई कर चुके हैं एडमिशन के लिए उनको चिंता की कोई बात नहीं, उनको दोबारा नहीं करना है। तो वो जो भी सीट मैट्रिक्स है लगभग दोबारा यहाँ पर आ जाएगी। जो भी वेबसाइट है 11 तारीख के या 10 तारीख के आसपास, 10 तारीख के बाद वो सीट मैट्रिक्स डिस्प्ले कर देंगे। इंटरनल स्लाइडिंग के बाद वो सीट मैट्रिक्स यहाँ पर अपनी वेबसाइट पर दे देंगे जिन्होंने अप्लाई कर रखा है। और जो नया स्टूडेंट है जो अप्लाई करना चाहता है वो अप्लाई कर सकता है, और उसके बाद जो रिवाइज डेट्स आएंगी तो उस तक भी अप्लाई कर सकता है। तो कुल मिला के जो डायरेक्ट एडमिशन है, जो स्पॉट राउंड एडमिशन होगा वो 13 सितंबर को होगा। 13 सितंबर को आपको पर्टिकुलर कॉलेज के अंदर जाकर स्पॉट एडमिशन यहाँ पर लेना पड़ेगा। तो ये सारा जो प्रोसेस है ये सब रिवाइज डेट्स के अकॉर्डिंग अब होगा। इंटरनल स्लाइडिंग, लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल एंड डायरेक्ट मैनेजमेंट एडमिशन, ये सब कुछ अब रिवाइज डेट्स के अकॉर्डिंग ही होने वाला है। सो आई थिंक इस वीडियो में आपको क्लियर हो गया होगा कि किसका किस जगह पर फॉल्ट है। डेट्स रिवाइज हुई हैं तो किसकी वजह से हुई हैं, और रीप की जो गलतियां हैं वो भी आपको खुद से भी पता हैं, और आप दोनों में अब डिफ्रेंशिएट कर पाए होंगे कि कौन डेट्स देता है, कौन काउंसलिंग कराता है, काउंसलिंग की मिस्टेक की वजह से किसको भुगतना पड़ता है। तो आई थिंक आपके इस वीडियो में मैक्सिमम क्वेश्चंस का आंसर्स मिल गया होगा। आने वाले दिनों में भी मैं आपको इसी तरीके से गाइड करता रहूँगा। तो एकदम ऑथेंटिकेटेड और सटीक इन्फॉर्मेशन के साथ के लिए जुड़े रहें मेरे साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। सीढ़ी बजा के बोल भैया।